दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सीरीज़ में आज हम आपके करेंगे सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चंस जो आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आपके जीके सेक्शन में आपके पूछे गए थे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूँ और फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 1 से लेकर 25 तक के आपके इसमें क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में मैं आपको 26 से लेकर 50 तक के मैं आपके क्वेश्चन आपके कराने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें, यूपी बीएड की सीरीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकें और गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी ईजिली आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक बाद में करना अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं और आपको सॉल्यूशन भी काफ़ी पसंद आते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक करके जाइएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्यों करा रहा हूँ एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर जो आपके आते हैं 70% आपका प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप 60% पेपर भी बिल्कुल सही कर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना आपकी बन जाती है। तो 70% आपका प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। और हाँ, 2013 का पेपर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 2013 के पेपर में काफ़ी ज़्यादा जीके के सेक्शन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2013 के सेक्शन से आपको दिखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो आपको बताना है कि इन झीलों में से किसको विश्व धरोहर का मतलब दर्जा प्राप्त है। ए बोलीविया का रेड लैगून को, बी डोमिनिका की बॉइलिंग झील को, या सी चीन की फाइबर फ्लावर झील को, या डी क्रोएशिया की प्लिटविस झील को। जल्दी से आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका क्रोएशिया की प्लिटविस झील को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है यूएनओ की तरफ से। और कब ये दर्जा दिया गया था? ये आपका दिया गया था 1979 को ये विश्व धरोहर का दर्जा इसको प्लिटविस झील को दिया गया था यूएन की तरफ से, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको कौन सा बताना है? यानी कि उत्तर से दक्षिण आपको लगानी है ये सभ्यताएं, तो आपको इनमें से कौन सी क्रम आपको सही लग रहा है ये आपको बताना है। ए माया या अज़टेक मुइस्का इंका, बी माया मुइस्का इंका अज़टेक, सी एज़टेक मुइस्का माया इंका, या डी एज़टेक माया मुइस्का इंका। पहली बात तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। तो चलिए आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो राइट आंसर जो है आपका डी है, एज़टेक माया मुइस्का और इंका जो इसका राइट आंसर होगा, जो कि उत्तर से दक्षिण आपकी इसकी दिशा है। एज़टेक आपको पता होना चाहिए। एज़टेक आपका कहाँ है? एज़टेक है आपका उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। एज़टेक आपका अमेरिका के उत्तर में है और जो माया है आपका वो कहाँ पर है? अमेरिका के दक्षिण में है। ये अमेरिका के दक्षिण में है। और मुइस्का कहाँ है? कोलंबिया में। मुइस्का है कोलंबिया के पूर्व में है। और इंका कहाँ है आपका? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ये क्या है? इंका है आपका, जो कि पश्चिम में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको सारणी दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र से, बी गुप्त स्वर्ण एवं रजत से, सी सातवाहन स्वर्ण से, या डी कुलचिर स्वर्ण रजत एवं ताम्र से। जल्दी आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सातवाहन। सातवाहन इसने दिया है स्वर्ण से, तो ये इसका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो सातवाहन किससे सुमेलित है ना, ये भी आपको राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सातवाहन में जो मिला था वो आपका था चांदी। चांदी से, तांबा से, चांदी से, तांबा से, सीसा से, और एक धातु और थी पोटीन। तो इन सारी धातुओं से जो संबंधित था वो था सातवाहन। बाकी सारे सही हैं। कुषाण में आपको स्वर्ण और ताम्र के सिक्के मिलते थे, गुप्त में आपको स्वर्ण और रजत के, और सातवाहन में आपको चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के, और कलचुरी में आपको स्वर्ण, रजत और ताम्र के मिलते थे, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करेगा कि जो इल्तुतमिश के राज्यकाल में कौन सी राजधानी आपकी उसकी थी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो है दिल्ली, यानी कि इल्तुतमिश के राज्यकाल में जो उसकी राजधानी थी वो थी दिल्ली। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था, यानी कि मोहम्मद गोरी ने किस राजा को चंदावर के युद्ध में हराया था, ये आपको बताना है। ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारपाल या डी भीमादित्य। जल्दी से आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपका जयचंद। जयचंद को हराया था मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1149 ईस्वी को चंदावर का युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है, यानी कि इनमें से वो कौन सी घटना है जिसमें आपातकाल नहीं लगाता, बाकी और में लगता है। तो आपको बताना है वो कौन सी है जिसमें नहीं लगाया जाता। ए युद्ध में नहीं लगाया जाता, बी बाह्य आक्रमण होता है तब नहीं लगाया जाता, सी सशस्त्र विद्रोह होता है तब नहीं लगाया जाता, या डी आंतरिक अशांति होती है तब नहीं लगाया जाता। आंसर करेगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 31 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा आंतरिक अशांति। जब मतलब देश में आंतरिक अशांति होती है तब क्या आपका आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती। बाकी अगर युद्ध हो रहा है तब आपातकाल की घोषणा की जाती है, बाह्य आक्रमण पर भी की जाती है और सशस्त्र विद्रोह पर भी आपातकाल की घोषणा की जाती है। और आपातकाल की घोषणा का अनुच्छेद क्या है? 352 अनुच्छेद के अनुसार, है ना। 352 अनुच्छेद के अनुसार ये आपातकाल की घोषणा की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपके दो कथन दिए हुए हैं, इन पे आपको बताना है कि कौन सा राइट है। ये दोनों सही है या एक सही है या कोई भी नहीं। ए संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, या बी संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का केवल एक, यानी कि जो संघ के मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये देखो आप सेकंड में क्या है, सेकंड क्यों गलत है ये भी आपको पता होना चाहिए। गलत होने का रीजन भी आपके पास होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। देखो क्या लिखा है कि संघ के मंत्री, जो मंत्री होते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर, यानी कि क्या प्रधानमंत्री उनको शपथ दिलाता है? नहीं। मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है? आपका राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाता है। तो ये जो मंत्री होते हैं ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के पद अपना धारण करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री, है ना। तो दो इसमें गलत है और फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है, यानी कि केवल एक इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है कि किस भाग के अंदर कौन सा आता है और कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 9 के अंतर्गत पंचायत, भाग 9 क के अंतर्गत नगर पालिकाएं, भाग 9 ख के अंतर्गत सहकारी समितियां, या भाग 10 के अंतर्गत अधिकरण। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 33 का कि कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा भाग 10 के अंतर्गत आपका अधिकरण नहीं होता है। तो भाग 10 के अंतर्गत आपका क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। भाग 10 के अंतर्गत आपका होता है अनुसूचित क्षेत्र। भाग 10 के अंतर्गत आपके अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र आपके भाग 10 के अंतर्गत आते हैं, अधिकरण नहीं होता। बाकी भाग 9 में पंचायत बिल्कुल सही है, और भाग 9 क में नगर पालिकाएं बिल्कुल सही है, और भाग 9 ख में सहकारी समितियां बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? यानी कि सीधी सीधी सी बात ये कह रहा है क्वेश्चन की जो हिंदी पाठ का जो था आपका, मतलब इसको किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रकाशित करने का, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था हिंदी पाठ को, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 58वां संविधान संशोधन 1987 को के अंतर्गत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त हुआ, है ना। 58 संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता मिली? यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में, सीधी सी आपको ये बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को मान्यता मिली थी। आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना में, सी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, या डी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? मानव विकास को मान्यता मिली थी। अब ये सब भी आपको पता होना चाहिए, है ना।
अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, गरीबी पर ध्यान देना, पांचवी पंचवर्षीय योजना हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, गरीबी और रोजगार, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी और रोजगार, ठीक है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था आपका, भोजन काम और उत्पादकता, आपका सातवीं में, और आठवीं में आपका मानव विकास को मान्यता मिली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है कि ये दोनों कथन नाबार्ड के लिए सही हैं या गलत हैं या क्या है। ए, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। बी, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 36। वेरी वेरी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है केवल एक सही है। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था और यह केवल कृषि के लिए नहीं, बाकी और भी कुछ करता है ना। तो ये दो आपका गलत होगा। केवल कृषि के लिए नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत और भी सुविधाएं प्रदान करता है नाबार्ड। यानी कि अगर हाँ वो एग्रीकल्चर का बैंक है, वो कृषि के लिए ही करेगा ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत सुविधा और भी देगा। ये इन्होंने केवल कहा है, तो ऑप्शन आपका 2 गलत होगा, ओनली 1 इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, ये आपको बताना है। उपभोक्ता सहकारी भंडार किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ए, सदस्यों द्वारा। बी, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा। सी, केंद्र सरकार द्वारा, या डी, राज्य सरकार द्वारा। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है सदस्यों द्वारा क्या करे जाते हैं, आपके सहकारी भंडार आपके स्थापित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। सेबी अधिनियम पारित हुआ था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। 38 का आंसर करेगा। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था। ए, 1956 ईस्वी में। बी, 1962 ईस्वी में। सी, 1992 ईस्वी में, या डी, 2013 ईस्वी में। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 38 का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो सेबी का जो अधिनियम पारित हुआ था वो था आपका 1992 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 12 अप्रैल 1992। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 39 और अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग इनमें से कौन सा है। ए, आर्सेनिक। बी, जर्मेनियम। सी, ऑस्मियम, या डी, रेडियम। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 39। ट्रांजिस्टर में आपके कौन कौन से दो दो वो पाए जाते हैं अर्धचालक। एक होता है जर्मेनियम, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, और दूसरा होता है आपका सिलिकॉन भी आपका ट्रांजिस्टर में पाया जाता है। ये दोनों आपके अर्धचालक का काम करते हैं किसमें, ट्रांजिस्टर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची 1 है आपके पास और सूची 2 है, तो आपको बताना है, मिलान करना है ऑप्शन का सही ऑप्शन से। हड्डियों में उपस्थित है क्या, सिरका में उपस्थित है, सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है, दूध का खट्टापन किससे होता है, और फलों का पकाना किससे होता है। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आपको सिर्फ एक ऑप्शन पकड़ लेना है। बीएड का एग्जाम है, कोई आईएएस का एग्जाम नहीं है। तो एक ऑप्शन में आपका जिसको भी आपको पक्का लग रहा है वहाँ से आपको एकदम से आंसर मिल जाएगा। देखा, आप देख सकते हैं कि ए में 1 2 3 4, यानी कि आपको जो भी पक्का पता है आपको इनमें से, वो उसको पकड़ लेंगे और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए, हड्डियों की उपस्थिति किससे होती है आपको पता है। हड्डियों की उपस्थिति जो होती है आपको पता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से होती है। यानी कि हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम। यानी कि ए का मुझे पता चल गया 4 है, तो ए का 4 यहाँ पर है, सीधी सी बात है ना। और आपको पता है कि दूध का खट्टा होना किससे होता है, लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड से क्या होता है, दूध का खट्टा होना, यानी कि 1 का सी ये है, तो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। बर्ड फ्लू का जल्दी से कारक बताइए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। बर्ड फ्लू का कारक ए, H5N1, बी, H1N1, सी, जीका वायरस, या डी, रेट्रो वायरस। जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा H5N1, जो कि है बर्ड फ्लू, और H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू है और H5N1 है बर्ड फ्लू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट को सही बताइए। तो आपको बताना है कि सबसे पहले आपका इसमें कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, और फिर कौन सा हुआ, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 42 का।
देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहला जो राष्ट्रीय मतलब ये था राष्ट्रीय उद्यान, वो सबसे पहले कौन सा बना था, ये हमें बिल्कुल पता है। तो हमें पता है सबसे पहले जो बना था वो जिम कॉर्बेट पता है, बाकी हमें पता है नहीं पता है, ये हमें पता है कि सबसे पहले जिम कॉर्बेट बना था। और दो कहाँ पर है, दो आपका यहाँ पर है, दो आपका यहाँ पर है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप वहाँ पे पकड़ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे, वेरी इजी क्वेश्चन आपके मतलब ऑप्शन वहाँ पर ऐसे ऐसे मिलेंगे अगर ऐसा ऑप्शन टू ऑप्शन क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है भारत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेगा। ए पहला स्थान है, बी दूसरा स्थान है, सी तीसरा स्थान है, या डी चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, यानी कि चौथा स्थान है भारत का क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का, भारत का नहीं, उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। सबसे पहला कौन सा है आपका, सबसे पहला है आपका राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, और फिर आपका आता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आपका आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, तो इनमें से किसका जन्म आगरा में हुआ था। ए मीर का, बी मीर खुसरो का, या सी फिराक का, या डी गालिब का। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 44। आगरा में जो जन्म हुआ था वो आता मिर्जा गालिब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है, मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय कला अकादमी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेगा, वेरी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में, या डी इलाहाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा लखनऊ इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, यानी कि मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है। ए बटेश्वर, बी कन्नौज, सी गोवर्धन, या डी सरधना। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 46। मुड़िया पूर्णिमा मेला, राइट आंसर होगा इसका गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन पर मुड़िया पूर्णिमा मेला होता है। कहाँ पर होता है, मथुरा में, मथुरा में होता है ये आपका मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन के दिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेगा कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ए 1975, बी 1965, सी 1985, या डी 1995। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेगा जल्दी से। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48। ए रजनी कोठारी, बी एम.एन. श्रीनिवासन, सी आशीष नंदी, या डी एल सेठ। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 48। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा वो आपका रजनी कोठारी ने, यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक आपकी लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। ए अधिक सभ्य लोगों की संस्कृति परिपाटी, बी नगरीय लोगों की संस्कृति परिपाटी, सी सामान्य लोगों की संस्कृति परिपाटी, या डी आधुनिक समाज के लोगों की संस्कृति परिपाटी। तो जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 49 की लोक संस्कृति को कौन स्पष्ट करता है। तो राइट आंसर होगा आपका सामान्य लोगों की संस्कृति परिपाटी स्पष्ट करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावीकारी हुआ, यानी कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कब प्रभावी हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिएगा। ए 1881 ईस्वी में, बी 1882 ईस्वी में, सी 1883 ईस्वी में, या डी 1884 ईस्वी में। जल्दी से आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 50। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है 1882 ईस्वी में आपका विनिमय साध्य अभिलेख अधिनियम पारित हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो कि मैंने कराए हैं आज। ये आपके 2013 बीएड प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे गए थे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके 2013 में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको बिल्कुल देखना है, एक नज़र आपको इसमें दौड़ानी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बड़े इजीली मिल जाए। आप चैनल से जुड़े रहिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ताकि अगर वो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प हमारे चैनल से हो सके। टीचर सॉल्यूशन आपकी काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के आपकी असाइनमेंट फाइल भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी बीएड के बाद जब आप एडमिशन ले लेंगे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अब इसका हिंदी का सेक्शन हमारा बचा है, तो नेक्स्ट सेशन में हम हिंदी कंप्लीट करेंगे 2013 की। 2011 का पेपर मैं इसमें करा चुका हूँ, 2012 का पेपर मैं इसमें करा चुका हूँ और 2013 का पेपर की हिंदी हम कवर कर लेंगे। रीजनिंग और जीएस आज आपका कंप्लीट हो गया है। इस सीरीज़ में मैं आपको 2011 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस ईयर आपके यूपी बीएड के करा रहा हूँ, जो कि आपके काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, अपने भाई बहन का ध्यान रखिएगा और अपना खुद का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, टाटा।